नमस्ते बच्चों। छठवीं बी और सी के लिए नांदुलकर टीचर विज्ञान का पाठ ले रही है। तो पिछले वीडियो में हमने आपदा प्रबंधन ये पाठ हमारा ख़त्म हो गया था। इसका स्वाध्याय भी मैंने आपको हल करके दिखाया था और ये सब तुम्हारे नोटबुक में मन लगाकर इनके प्रश्न लिखो, क्योंकि 1 से 5 पाठ तक 6 पाठ तक आपको परीक्षा में आने वाले हैं। तो सभी बच्चे विज्ञान की पढ़ाई पूरी करनी है आपको, और जल्दी से जल्दी हम प्रथम सत्र परीक्षा भी लेने वाले हैं। तो आज हम नया पाठ लेने वाले हैं। नया पाठ का नाम है आसपास के पदार्थ, अवस्थाएं और गुणधर्म। ये 5वां पाठ है। पेज क्रमांक है 32। तो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी ये वीडियो देखेंगे और प्रथम सत्र परीक्षा होने वाली है, ये भी करेंगे। देखो, पानी की ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्था में नाम लिखो, ऐसा पूछा गया है। पानी की ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्था के नाम लिखना है। और इस पाठ में ये जो अलग अलग प्रयोग दिए गए, इसकी जानकारी हमें याद रखनी है, क्योंकि ये प्रयोग हम घर में भी करते हैं। तो पानी की ठोस अवस्था, जैसे फ्रिज में हम बर्फ़ करते हैं तो इनकी पानी की बर्फ़ हो जाता है, तो ठोस अवस्था मिल जाती है। फिर से ये बर्फ़ फ्रिज के बाहर कुछ समय तक रखा तो फिर से द्रव अवस्था प्राप्त होती है। और ये पानी गैस में उबलने के लिए रखा तो उनकी वाफ जैसे निकलती है, तो गैसीय अवस्था निर्माण होती है, वाफ आने लगती, यानी गैसीय अवस्था। ऐसे पानी की 3 अवस्थाएं हमें देखने को मिलती है। तो पदार्थ की अवस्था और रूपांतर, आज हम ये तीनों की जानकारी इस पाठ में देखने वाली है। कौन सी 3 अवस्थाएं? ठोस, द्रव और गैसीय। ये 3 गैस अवस्था के बारे में हम जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो देखो, ये तुम्हारे सामने प्रयोग दिया है, यानी ये मोम के टुकड़े इस बाउल में, और दूसरा है पिघलता हुआ मोम, क्योंकि ये मोम को उष्णता मिलने के बाद मोम ये पिघल गया है। यानी पहले कौन सी अवस्था थी? ठोस अवस्था थी, और उष्णता मिलने के बाद ये पिघल गया है, यानी उनका द्रव अवस्था मिल गई है। और ये फिर से ठंड होने के बाद ठोस मोम हो गया है, यानी ठोस अवस्था प्राप्त हो गई है। ऐसे एक पदार्थों की अलग अलग अवस्था में रूपांतरण कैसे होता है, इसके बारे में जानकारी देखनी है। देखो, एक कटोरी में मोम के टुकड़े लो और उसे मोमबत्ती स्पिरिट लैंप पर गर्म करो, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। तो यही अवस्था सबके घर में मोमबत्ती रहती है। कभी अचानक लाइट गई तो हम मोमबत्ती का उपयोग करते हैं। तो ये प्रयोग तुम घर में भी करके देख सकते हैं। तो मोम के टुकड़ों में क्या परिवर्तन होता है, आपको समझ में आता है। उष्णता देने के बाद उनका द्रव अवस्था में रूपांतर हो जाता है। ऊपर की कृति में मोम की अवस्था कौन सी थी और उसका रूपांतर किस में हुआ? अब यह कटोरी पुनः ठंडे पानी में रखो तो क्या हुआ? तो मैंने आपको पहले ही बताया है, पहले ठोस अवस्था, बाद में द्रव अवस्था, फिर से ठोस अवस्था, ऐसे यह अवस्था में रूपांतरण हो जाता है। तो जब पदार्थ की एक अवस्था परिवर्तित होकर दूसरी अवस्था में आती है, तो इस क्रिया को
पदार्थ का रूपांतरण कहते हैं। आपको एक वाक्य में उत्तर लिखो, पदार्थ का रूपांतरण कैसे होता है। तो इसके लिए ऐसा प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। तो इसी तरह पदार्थ की अवस्था का रूपांतरण होता है। इसके आधार पर आपको अलग अलग प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, आपको याद रखना है। दूसरा प्रयोग है, देखो तुम्हारे सामने विभिन्न पदार्थ रखे गए, जैसे है कापूर है, कापूर की वड़िया, और ये केरोसिन, ये अलग अलग प्रकार के पदार्थ है। स्पिरिट, कपूर, पेट्रोल, इसमें पेट्रोल, घी, इसमें घी है, नारियल तेल और कोलतार की गोलियां, नौशादर। इन पदार्थों में से क्या परिवर्तन होता है ये हमें देखना है। कौन से पदार्थों को तुमने जाड़े के मौसम में जमा हुआ देखा है। कौन सा पदार्थ पहले द्रव अवस्था में रहता है, जाड़े के मौसम में यानी ठंड के मौसम में जमा होता है। जैसे कौन सा पदार्थ, नारियल तेल। ये जो है इसमें ठंड के मौसम में जमा होता है, यानी घी जैसी अवस्था प्राप्त होती है। किन द्रवों को गैस में रूपांतरित होते देखा है। जैसे ये जो गोलियां है, ये गोलियां का उपयोग करने के बाद कुछ दिनों में इनकी गैसीय अवस्था इन्हें प्राप्त होती है और ये गोलियां छोटी छोटी होकर खत्म हो जाती है। किन ठोसों को सीधे गैस में रूपांतरित होते देखा है, इससे क्या समझ में आता है। तो ऐसे अलग अलग ये पदार्थ, विभिन्न पदार्थों में इनकी अवस्था कैसी बदलती है ये हमने देखा है। प्रत्येक पदार्थों को ऊष्मा देने अथवा ऊष्मा लेने पर उसका रूपांतरण होता है। हमारे आसपास का प्रत्येक पदार्थ ठोस, द्रव, गैस में किसी न किसी अवस्था में पाया जाता है। आपको भी समझ में आया होगा। ऐसा हुआ, क्या हुआ, 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक विलार्ड गिब्स ने यह सिद्ध किया कि पदार्थों की विशेषताएं उनकी अवस्थाओं और कणों की संरचना पर निर्भर होती है। ये आपको सब याद रखना है। और यहाँ एक चार्ट दिया है, कौन सा चार्ट है, मुद्दे दिए हैं, आकार और आयतन, ठोस पदार्थ के नाम दिए हैं और इनकी ये ठोस पदार्थों को द्रव में रूपांतर और गैस में रूपांतर कैसे होता है ऐसे दिया है। उदाहरण है लोहे का टुकड़ा, इसका ठोस द्रव अवस्था में पानी, स्पिरिट और तेल, और गैस यानी हवा में रूपांतर। आकार अपना स्वयं का आकार होता है और कहीं भी रखने पर आकार बना रहता है। लोहे का टुकड़ा कहीं भी रखो, इनका आकार कम ज़्यादा नहीं होता। अपना स्वयं का आकार द्रव अवस्था में स्वयं का आकार नहीं होता, बर्तन का आकार ग्रहण करते हैं। यानी जैसे ठोस अवस्था में जैसे आपको आकार चाहिए उसका आकार मिल जाता है। जैसे खेती करने के लिए जो औजार होते हैं उसका जो आकार दिया जाता है तो आकार प्राप्त होता है। घर में जो उपयोगी साहित्य है इनका भी आकार हो जाता है। और गैस में इनका क्या बदल होता है, देखो अपना स्वयं का आकार नहीं होता, ये उपलब्ध संपूर्ण जगह में फैल जाता है। ऐसे गैस में इनकी अवस्था बदल जाती है। ऐसे एक ही पदार्थों की अलग अलग अवस्था में रूपांतरण हो जाता है। तो ये आकार के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। दूसरा है आयतन। आयतन यानी इसका निश्चित आयतन होता है यानी आकार। तो चीनी, बालू जैसे ठोसों को समतल पृष्ठ पर उड़ेलने पर उनका ढेर तैयार होता है।
निश्चित आयतन तैयार होता है, बर्तन की एक निश्चित जगह में फैलता है, समतल पृष्ठ पर उड़ेलने पर फैलते हैं, ढाले की दिशा में प्रवाहित होते हैं, पृष्ठभाग का आकार भी ग्रहण करते हैं। ऐसे द्रव अवस्था में इनका आयतन बदल जाता है। गैस में क्या होता है देखो, निश्चित आयतन नहीं होता। बर्तन में बंद गैस का दाब कम अधिक करने पर उसका आयतन भी कम अधिक होता है। ऐसे आयतन और आकार, इसके बारे में ये मैंने आपको जानकारी दी है। तो ये जो चार्ट है तुम्हारे नोटबुक में भी लिखो। इसके बाद हम देखने वाले हैं ऊष्मा और रूपांतरण। तो यह अवस्था में होने वाला परिवर्तन देखो, ऊष्मा देने पर ठोस का द्रव अवस्था में रूपांतर होता है। ऊष्मा देने पर यानी फिर से गैस अवस्था में रूपांतर होता है। लेकिन कब? ठंडा करने पर ठोस का द्रव, ठंडा करने पर ये ऐसे अलग अलग क्रिया में इनकी अवस्था बदल जाती है। देखो, रूपांतरण पदार्थ की ऊष्मा का प्रभाव है, इसका अध्ययन हमने किया है। ऊष्मा मिलने पर ठोस का द्रव में और द्रव का गैस में रूपांतरण होता है। इसी प्रकार पदार्थ ठंडे होने पर अर्थात उसकी ऊष्मा कम होने पर गैस का द्रव में और द्रव का ठोस में रूपांतरण हो जाता है। ऐसे ये पदार्थ का रूपांतरण कैसे होती है, उनकी अवस्था कैसे बदलती है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी देखी। अभी तुम्हारे सामने एक तापमापी का चित्र तुम्हारे सामने है। तुम्हारे नोटबुक में ये भी तापमापी का चित्र बना सकते हैं। तो पानी से भरा बर्तन अंगूठी पर रखने पर क्या तुरंत पानी की भाप बनती है? नहीं। जब उनको उष्णता मिलती है तब भाप बनती है। वह पानी फ्रिज में रखने पर क्या तुरंत उसकी बर्फ बनती है? नहीं। कुछ समय जाने के बाद, थोड़ा अवधि जाने के बाद इनका बर्फ में रूपांतर हो जाता है। पदार्थों को एक विशिष्ट मात्रा में ऊष्मा देने अथवा उनसे ऊष्मा लेने पर उनका रूपांतरण होता है। जल्दी से जल्दी कोई हमें फर्क नहीं दिखाई देता, जल्दी से जल्दी उनकी अवस्था भी नहीं बदलती। तो रूपांतरण इस बात पर निर्भर होता है कि पदार्थों को ऊष्मा देने पर वह कितना गर्म और उससे ऊष्मा लेने पर वह कितना ठंडा होता है। तो पदार्थ कितना गर्म है अथवा कितना ठंडा है हम ये निश्चित कर सकते जब हम उसका अनुभव लेते हैं। देखो, तापमान और तापमापी पदार्थों को ऊष्मा मिलने पर वह गर्म होता है और ठंड होने पर पानी कितना गर्म है इसका अनुमान लगाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें एक उंगली उसमें पानी में बुड़वा कर यानी पानी में हाथ रख कर थोड़ी उंगली डुबोते हुए देखकर हमें तुरंत समझ में आता है कि पानी कितना गर्म हुआ है, कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, तब हमें समझ में आता है। परंतु ऐसे मापन में अचूकता नहीं होती, हम अचूक नहीं बता सकते कितना गर्म हुआ है। इतना ही नहीं, पदार्थ के अधिक गर्म होने पर हाथ भी जल जा सकता है। तो तापमान के मापन के लिए तापमापी का उपयोग किया जाता है। एक वाक्य में उत्तर लिखो। तापमान मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो तापमापी का उपयोग किया जाता है। तापमान के मापन के लिए अंश सेल्सियस, देखो अंश सेल्सियस इकाई में इनका उपयोग करते हैं। हम विभिन्न प्रकार के तापमापी देखते हैं। आजकल डिजिटल तापमापी का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है।
तो ऐसे ही अलग अलग प्रकार की तापमापी यहाँ दिखाई दे नहीं। आपको याद में रखना है, तापमान के मापन के लिए तापमापी का उपयोग किया जाता है और तापमान के मापन के लिए अंश सेल्सियस ये जो इकाई है इनका उपयोग करते हैं। तो आजकल तापमापी में भी अनेक प्रकार निकले हैं। डिजिटल तापमापी का उपयोग बड़े पैमाने पर आजकल किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो आज का वीडियो यही हम बंद करते हैं। तो जितना भाग हुआ इस पाठ का उतना भाग तुम वाचन करो और परीक्षा की तैयारी भी करो। 1 से 5 या 6 पाठ तक पढ़ाई पूर्ण करनी है आपको। ओके।